अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चों? वालेकुम सलाम सर, यस सर आ रही है। वेलकम टू द प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सेक्शन सी। नाउ इन टुडेज लेक्चर हमने बेसिकली जो प्रीवियस टॉपिक था उसको क्विकली रिवाइज करना, विच इज द लूप एंड नेस्टेड लूप। उसकी एग्जांपल लास्ट टाइम की थी विद द पैटर्न, मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, उसको डिस्कस करेंगे क्विकली एंड देन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द array. दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि इस कोर्स में आप जितने टॉपिक्स पढ़ेंगे वो आइंदा आपकी प्रोग्रामिंग लाइफ में हमेशा ही यूज होने हैं। सो यू कांट स्किप इवन सिंगल वन टॉपिक। आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग भी आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या है, उसको अप्लाई कैसे करना है डिफरेंट सिचुएशंस में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो भी आपको अंदाजा होना चाहिए। सो कमिंग बैक टू दी लेक्चर, और वो हमने कैसे करना है, मैं क्विकली चीजों को रिपीट कर देता हूँ। असाइनमेंट को ले लेते हैं, असाइनमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। मीनवाइल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। एंड द फर्स्ट थिंग इज जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करना है विच इज द असाइनमेंट। कैन यू सी माय स्क्रीन? प्लीज बोल के बताइएगा। यस सर। Yes, sir. Okay, so we can take any example. Maybe this one, the C1. आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है जिसमें आउटपुट लगी है 1 1 1 1 and 2 2 2 2 and 3 3 3 3. This must be one of the easiest. इन तीनों में सबसे इजी यही क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो। और इसमें है क्या? इसमें आप एक काम रिपीटेडली कर रहे हैं और एक काम के अंदर भी रिपीटिशन है। लाइक आप 1 5 दफा प्रिंट कर रहे हैं और 2 दफा 5 दफा प्रिंट कर रहे हैं और 3 भी 5 दफा प्रिंट कर रहे हैं। तो अब ये काम करने के लिए आपको नेस्टेड लूप कैसे यूज करने पड़ेंगे? सो एनीवन गिव मी द क्लू प्लीज। कोई बताएगा कैसे? बच्चों बोल के बताओ। Yes, sir. तो इसमें क्या है? तो इसमें मेरे पास 3 लूप्स हैं। अगर आप गौर करें, मेनली मैं 3 दफा कोई काम कर रहा हूं और वो 3 कामों में क्या है, उसके अंदर इंटरनल रिपीटिशन भी है। सो एक तो एक्सटर्नल रिपीटिशन है, मतलब 3 लाइनें बनी हुई हैं और इन 3 लाइनों के अंदर भी इंटरनल रिपीटिशन है, लाइक 1 1 1 बार बार रिपीट हो रहा है। सर अब ये आउटर लूप जी जी सर आउटर लूप 3 दफा चलेगा और इनर लूप 5 दफा चलेगा। बिल्कुल ठीक है, ये हमने डिसाइड कर लिया कि आउटर लूप जो है वो 3 दफा चलेगा और इनर लूप जो है वो 5 दफा चलेगा। ओके फाइन। अब करना क्या है, वी नीड 2 वेरिएबल्स इंटीजर i, j। इसको यहाँ लिखते हैं, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं, फिर अपने एडिटर पे जाके उसको इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। सो हमने ये डिसाइड कर लिया कि 2 लूप्स लगेंगे। फॉर i is equal to 1, i less than 4, i plus plus। लेस देन 4 कितनी दफा चलेगा बच्चों? 3 times. 3 टाइम्स। तो मैंने और कोड लिया और मैंने उसको आपको समझाने के लिए उसका फॉन्ट कलर जो है वो डिफरेंट कर दिया, जस्ट टू लेट यू नो कि ये एक फॉर लूप है जो कि बना हुआ है और ये लूप 3 दफा चलेगा जो कि आउटर लूप है। आप इसको आसानी से कह सकते हैं, अपनी आसानी के लिए मैंने कमेंट ऐड कर दिया विच इज द आउटर लूप, और ये लूप 3 दफा चलेगा क्योंकि यहाँ पे 3 लाइंस है पॉसिबल। अच्छा, हर लूप के अंदर कितनी रिपीटिशन है? सर 5 5 times. 5। Okay, so we write again, we say 4. Okay, it must be small. J is equal to 1, J less than 6 and J plus plus। ठीक है, यहां तक बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया। इसको मैंने डिफरेंट कलर कोड दे दिया ताकि आपको क्लियर इंडिकेशन रहे कि पहला लूप कौन सा है, दूसरा कौन सा है। करना क्या है, अब पहले जो हमने किए थे लास्ट टाइम उसमें तो हमारे पास एक डाटा इस तरह था, ए याद है आप लोगों को? और मैंने कहा था इसकी प्रिंटिंग के लिए आप क्या करें कि यहाँ पे जाके आप सी आउट के अंदर सिंपली एक फिक्स स्ट्रिंग लिखें। सॉरी, डोंट माइंड द, यहाँ पे मैं जो है वो कैपिटल ए लिख दूंगा एंड देन इन दिस वे आपका जो है ये वाला पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। लेकिन आज ये वाला पैटर्न तो नहीं है, आज तो ये वाला पैटर्न है। तो ये कैसे करेंगे फॉर लूप के थ्रू? सो यू नीड टू थिंक प्रॉब्लम इन अ डिफरेंट वे कि हर प्रॉब्लम जो है वो एक नई प्रॉब्लम है और हर प्रॉब्लम को आपने नए अंदाज में सोचना है कि उसको कैसे सॉल्व करना है। तो बहरहाल उसको सॉल्व करने के लिए क्या हमें कोई क्लू मिल रहा है कि हमने कैसे ये काम करना है, किसको प्रिंट करें, कैसे? मतलब पहली लाइन i1 वाली होनी चाहिए, दूसरी लाइन 2 वाली होनी चाहिए, तीसरी लाइन 3 वाली होनी चाहिए, कैसे करेंगे? प्लीज कोई बोल के बताए। आई नीड योर इनपुट प्लीज। के अंदर 3 इनर लूप लिखेंगे। गुलाम किबरिया दोबारा बोलो बेटा।
सर जो आउटर लूप है ना उसके अंदर हम तीन मरतबा इनर लूप लिखेंगे। पहली वाली में सी आउट करवाएंगे 1 को, दूसरी वाली में 2 को और तीसरी वाली में 3 को, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। क्या मैं क्या प्रिंट करवा रहा हूँ? मैं 1 प्रिंट करवा रहा हूँ, इस तरह से लिख दूं? सर आई और जे की वैल्यू यस सर। करानी है, आई जे आई जे आई जे। इफ आई से लेट्स से 1, लेकिन जब ये लूप चलेगा तो ये क्या प्रिंट करेगा? अगर मैं ये लिख देता हूँ, सर ये 1 प्रिंट करेगा। ये तो 1 प्रिंट कर देगा। मुझे तो 1 नहीं चाहिए, मुझे पहली दफा 1 चाहिए, दूसरी दफा 2 चाहिए, तीसरी दफा। सर आउटर लूप 3 दफा चलेगा ना तो और उसकी लूप वैल्यू ऐड चेंज करेंगे ना। तो इसका मतलब है कि आपने कोशिश क्या करनी है? अब हर बंदा सोच रहा है कि यह कैसे करें। तो अगर आप गौर करें, अगर मैं आपको समझाऊं, ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स का साइज क्या है? मैट्रिक्स का साइज क्या है बेटा? मैंने बनाया हुआ था बेटा, मैट्रिक्स का साइज क्या है? 3 रोज एंड 5 कॉलम 3/4 5 कॉलम। अच्छा, ये रो नंबर क्या है? 1 रो नंबर 2 रो नंबर 3 और ये रो नंबर कौन सा वेरिएबल कंट्रोल कर रहा है मेरा? आई की जे? आई आई। सर आई। तो अगर मैं सिंपली यहाँ पे आई प्रिंट कर दूं तो हो क्या रहा है? अब हमें वेरिएबल्स को समझना पड़ेगा। याद है हमने ड्राई रन किया था लास्ट टाइम, हमने कहा था आई की इनिशियल वैल्यू 1 और जे की इनिशियल वैल्यू 1। याद है आपको? यस सर। तो ये कैसे चलेगा, ये कैसे होगा? तो अब आई की इनिशियल वैल्यू 1 लेस देन 4 है, अंदर आ जाओ। जे की वैल्यू 1, जे लेस देन 6 है, 1 लेस देन 6 है, आओ आई की वैल्यू प्रिंट कर दो। आई में क्या पड़ा मेमोरी में? 1 1। चलो जी 1 प्रिंट कर दो। इस लूप की एंड ब्रैकेट मिली, ये कहां पे गया? इंक्रीमेंट पार्ट की तरफ। इंक्रीमेंट पार्ट पे। सो आई नीड टू यूज द लाइंस एंड ड्राइंग्स। सो जो ही एंड ब्रैकेट मिलती है वो अपने इंक्रीमेंट पार्ट पे जाता है, और इंक्रीमेंट पार्ट जब बन जाता है तो आई की वैल्यू अब हो गई है 2। वो मजीद कहां पे जाएगा? अपने कंडीशन कंडीशन की तरफ। अब आई की वैल्यू 2 हो गई है। नो सॉरी, आई की वैल्यू नहीं बल्कि जे की वैल्यू। जे की वैल्यू 2। क्या 2 लेस देन 6 है? अंदर आओ, आई Yes, प्रिंट sir. करो। आई में क्या पड़ा हुआ है? 1। दोबारा 1 प्रिंट कर दो। एंड ब्रैकेट मिली, दोबारा से जे की वैल्यू 2 से 3 हो गई, 3 लेस देन 6 है। ओके, जे की वैल्यू 3 हो गई है, 3 लेस देन 6 है, लेकिन आई में क्या पड़ा हुआ है? 1 प्रिंट कर दो, फिर 1 प्रिंट कर दो, फिर 1 प्रिंट कर दो। यूं ही जे की वैल्यू 6 होगी, 6 लेस देन 6 नहीं रहेगा, वो इस लूप को मजीद एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये बाहर वाले लूप की एंड ब्रैकेट पे आ जाएगा। अब ये एंड ब्रैकेट कहां पे लेके जाएगी इसको? इंक्रीमेंट पार्ट में फॉर लूप के। वो अपने इंक्रीमेंट पार्ट पे लेके जाएगी, ओवर हियर इस वाले पार्ट पे लेके जाएगी। और वहां से क्या होगा जब इंक्रीमेंट, अब आई की वैल्यू 1 से क्या हो गई है? 2 2। तो अब आई की वैल्यू को 2 कर दें। अब मजीद अंदर आए, क्या 2 लेस देन 4 है? यस। यस सर। जे की नई वैल्यू दोबारा से 2 नहीं, जे की वैल्यू बेटा, सॉरी 1 जे की वैल्यू दोबारा से 1 One. होगी, क्योंकि ये लूप जब बाहर गया और इसने आई की वैल्यू 1 से 2 कर दी है और 2 लेस देन 4 है, वो दोबारा से फर्स्ट टाइम अंदर आया। उसे नहीं आगे वो पहले भी गया था, उसे इससे कंसर्न नहीं है, वो दोबारा से 4 की बॉडी में है। उसने कहा अच्छा मैं दोबारा से ही चला रहा हूँ। इनिशियल वैल्यू फर्स्ट टाइम चलती है और जे की वैल्यू 1 हो गई है। क्या 1 लेस देन 6 है? यस। अंदर Yes, आओ, आई की वैल्यू प्रिंट करो। आई में क्या पड़ा? 2 2 वो नई लाइन में जाके 2 प्रिंट करना शुरू कर देगा। सो इट मींस आप जो भी कोड लिख रहे होते हैं उसमें कोई ना कोई पैटर्न होता है आपके पास। वी जस्ट नीड टू मेक श्योर कि हम कोड को लें, somehow go to your dev C, open the code nested loop, or maybe in fact note this one, मैं simply उसका int main copy कर लेता हूँ rather than just making again and again। मैं उसको जो है थोड़ा सा इंडेंट कर लेता हूँ। Now this is the main body, this is my variables, this is my for loop। आपको याद है मैंने इंडेंटेशन सिखाई थी आपको? कोड को आपने इंडेंट करना है, ब्रैकेट्स को ध्यान से रखें कहां पे शो होनी चाहिए। मेरे कोड में गलती है, तो क्या गलती भी बताएगा? जे की वैल्यू नहीं प्रिंट कराई सर, मेन की ब्रैकेट है अपनी। किसकी वैल्यू बोले? सर आपने J की फोन value- किया 2 बार ब्रैकेट लगाई है। 2 बार ब्रैकेट किसकी लगाई है बेटा? आउटर लूप। क्या गया?
ओके, इसकी ब्रैकेट 2 दफा लगी, इसके अलावा क्या गलती है? सर जे की वैल्यू सी आउट में कराई। बेटा जे की तो करवानी ही नहीं, हमने तो आई की करवानी है। जे का काम तो इंटरनल रिपीटेशन है, लेकिन सी आउट का सी क्या है बेटा, जरा गौर करें। बहरहाल चलें, नेस्टेड लूप, वी हैव दिस नेस्टेड लूप 1, आज का नेस्टेड लूप 2। नाउ इफ वी कंपाइल एंड रन एंड देन यू सी कि मेरे पास असाइनमेंट का क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो गया। कैन यू सी द आउटपुट? प्लीज बोल के बताइएगा। Yes, sir. यस सर। सो इसका मतलब है Yes, आपने sir. हर प्रॉब्लम को नए अंदाज में सोचना है। अब अगली प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन है तो पूछें, देन मूव फॉरवर्ड। एक आउटर लूप है और एक इनर लूप है। हाँ जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है तो पूछें, देन मूव फॉरवर्ड। नो सर। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा पूछें। सर हम आउटर लूप के अंदर एक से ज्यादा मरतबा इनर लूप ऐड कर सकते हैं ना? आउटर लूप में एक से ज्यादा इनर लूप हो सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम ये कहा था, अगर आप चाहें तो आप ये वाला काम भी कर सकते हैं। इसका मतलब है ये नेस्टेड लूप तो है, लेकिन इस आउटर लूप के अंदर कितने इनर लूप्स हैं? 2. 2 टू इनर लूप। इसके अंदर कोई लूप है पहले इनर लूप के अंदर? No, sir. नहीं, लेकिन आगे जाके जब आप डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे तो मैं ये भी करूंगा थोड़ा सा कि मैं इसके अंदर भी एक फॉर लूप बना लूंगा, समथिंग लाइक दिस। मैं अभी बना नहीं रहा, लेकिन आपको आइडिया दे रहा हूं। तो इसका मतलब है ये नेस्टेड लूप है। और कितने नेस्टेड है? ये कितनी नेस्टिंग होगी? 3। ये पेरेंट है, ये उसका चाइल्ड है और ये उसका ग्रैंड चाइल्ड है। और ये फॉर लूप जो है ये इसका इनर लूप है और इसका अपना इनर लूप ये वाला है। तो ये भी हो सकता है, ये काम भी हो सकता है, लेकिन ये फिलहाल अभी जरूरत नहीं है, इसकी अभी जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल हमने जो है वो बेसिक एग्जांपल्स ही सोल्व करनी है। नेस्टेड लूप जितने मर्जी हायरार्की, जितने मर्जी लेवल तक हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि मेन प्रोग्राम है, इसका चाइल्ड कौन सा है? इसका एक चाइल्ड है फॉर लूप। इस फॉर लूप का जो चाइल्ड है वो ये फॉर लूप है। समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, इसलिए तो मैंने इसको समझाने के लिए टैब्स और इंडेंटेशन की है, ताकि पता चले कि ये फॉर लूप किसके अंदर आ रहा है। ये मेन के अंदर आ रहा है। ये फॉर लूप किसके अंदर आ रहा है? ये डायरेक्टली मेन के अंदर नहीं आ रहा, बल्कि किसके अंदर आ रहा है? इस Outer for loop. आउटर लूप के अंदर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। तो ये हायरार्की जो है ना, ये आपको बहुत अच्छी तरह आइडिया होना चाहिए। हाँ जी पूछिए, यहाँ तो कुछ पूछना है। मूव फॉर द सेकंड एग्जांपल। कितने लोगों ने ये कर लिया था? प्लीज बोल के बताएं। सर यही हुआ था। कर लिया था सर। सर मैंने किसी और तरीके से किया था। किसी और तरीके से किया? बेटा किस तरीके से किया? समझा दें, मुझे बता दें। सर एक आउटर लूप के अंदर 3 मरतबा इनर लूप ऐड किया था और फिर सी आउट 1, 2 और 3 दिया था और इस तरह आपका आंसर कोड सेम लंबा होगा, फिर लेंथी होगा मे बी। यस सर। आपका कोड इस कोड से लेंथी है? यस सर। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि एक काम करने का एक तरीका है, लेकिन आपने स्मार्ट वे ढूंढने, इंटेलिजेंट वे। ये नहीं कि लंबा काम करना है। अगर ये काम शॉर्ट वे में हो सकता है प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो उन कॉन्सेप्ट्स को समझें कि कैसे ये काम हो सकता है, रादर देन कि आप लंबा लंबा कोड लिखें और बिला वजह के फॉर लूप्स एक्स्ट्रा लगा दें। उनकी जरूरत नहीं है। इसको करने का तरीका भी है जो कि अच्छा तरीका नहीं है, शायद इसने किया हो। मैं ये काम करता हूँ, मैं आपको करके दिखाऊं फिर। चलें जी, इफ i इक्वल 1। अच्छा ये बहुत ही बुरा तरीका है वैसे, बाय द वे। मुझे प्रोग्रामिंग में याद रखें, एक तरीका तो नहीं होता, मल्टीपल तरीके होते हैं। मैंने पहले ही कहा। मैंने कहा अगर i इक्वल 1 है ना, तो एक काम करो, 6 दफा प्रिंट कर दो वैल्यू 1। अगर i की वैल्यू 1 है, रो नंबर 1 है, तो 6 दफा क्या प्रिंट कर दो? 1. अच्छा, अगर i की वैल्यू 2 है तो फिर क्या करो? तो 6 दफा क्या प्रिंट कर दो? 2। अगर i की वैल्यू 3 है तो 6 दफा क्या प्रिंट कर दो? 3.
लेकिन ये करने की जरूरत क्यों हुई? अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो आउटपुट तो वैसी ही आ रही है। तो मैंने किया क्या, मैंने देखा सर ने क्वेश्चन दिया हुआ था, एक लाइन में 3 दफा 6, एक लाइन में 6 दफा 1 है 2 है 3 है, तो मुझे पता है कि रोल नंबर के हिसाब से ज्यादा है। तो मैंने कहा अगर रोल नंबर 1 है तो ये वाला फॉर लूप चलाओ, अगर रोल नंबर 2 है तो 2 वाला फॉर लूप चलाओ, अगर रोल नंबर 3 है तो 3 वाला फॉर लूप चला लो। लेकिन ये काम आप देखें तो रिपीट हो रहा है, इसमें आपकी लॉजिक नहीं लग रही, दिमाग नहीं लग रहा, आपने सिर्फ एक बहुत ही लेमैन की तरह से काम किया सोचे बगैर। यही काम तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखें। अब एक फॉर लूप के अंदर 3 इफ भी लगी और 3 फॉर भी लगे, जो कि लेंथी काम है। यही काम मैंने अभी आपको करके दिखाया कि ये काम आप सिंपल एक फॉर लूप और एक फॉर लूप से भी कर सकते हैं, ये वाले काम से। तो एक काम करने के इस तरीके हैं, लेकिन उस प्रोग्राम जो मैंने अभी किया था लेंथी वे में, वो इतना अच्छा अप्रिशिएटेबल नहीं है। ये अच्छी टेक्निक है, लेस कोड में, लेस नंबर ऑफ लाइंस में आप ज्यादा काम कर सकते हैं। एंड इफ यू रन अगेन एंड देन यू सी यू हैव द सेम आउटपुट। ओके, इसमें क्या गलती होगी? ओके, इसकी सर वो एक स्टेटमेंट खत्म कर। वो एक लगी हुई है, वी डोंट नीड इट। ओके, एनीवे, सो वी कैन जस्ट कीप। सो पॉइंट ये है बताने का कि काम करने के एक से ज्यादा तरीके तो अवेलेबल हैं, लेकिन आपने वो वेज ढूंढने हैं जो कि आपकी अच्छी प्रोग्रामिंग सिखाएं। यहाँ पे प्रोग्रामिंग भी सीखनी है और अच्छी प्रोग्रामिंग भी सीखनी है, रादर देन डूइंग अ लॉन्ग वर्क, उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। आगे चलें असाइनमेंट में। ओके, नाउ दिस वन, फर्स्ट वन, 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7। अब इसमें कितनी रोज हैं? 3. 3 रोज, कॉलम्स कितने हैं? 5। इसका मतलब है ये कोड फॉर लूप अपनी जगह पे ठीक लगे हैं। इसका मतलब है ये जो असाइनमेंट मैंने दी है और जो मैं नया प्रोग्राम बनाऊंगा, कोड मोर और लेस सेम ही है, फॉर लूप का स्ट्रक्चर सेम ही है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आना। फर्क कहाँ आना है कि आपने प्रिंटिंग क्या करवानी है, आपने अपना काम क्या करना है फॉर लूप से। सो पहली दफा फॉर लूप जो चलेगा तो वो क्या प्रिंट करेगा? 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या करेगा? 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या करेगा? 3 4 5 6 7। अब ये कैसे करना है? हाँ जी, प्लीज बोल के बताइएगा। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? चुप हो गए सब? यस सर, आ रही है। तो ये हुआ ही नहीं था। हुआ नहीं था, चले कोई मसला नहीं है, नो इश्यू। सर हम एक और वेरिएबल ले देख लेते लेंगे हैं, तो उसको आई के इक्वल कर लेंगे। कर लेते हैं। अच्छा, मैंने बता दिया इसका साइज क्या है, 3 बाय 5। अच्छा, ये जो कितनी रोज हैं? 1 2 3। तो मैंने आपकी आसानी के लिए सामने क्या लिखा हुआ है? रो नंबर। रो नंबर। अच्छा, रो नंबर कौन से वेरिएबल से कंट्रोल हो रही है, आई से या जे से? आई से। आई से। इसका मतलब है जो इनर लूप की प्रिंटिंग स्टार्ट होगी वो रो नंबर से होगी। क्या जो मैंने बोला ये बात ठीक है, आपको समझ आई है? जो इनर लूप प्रिंटिंग स्टार्ट करेगा वो कहां से करेगा? करंट रो नंबर से। मैं कौन सी रो नंबर में कर रहा हूं सर? रो 1। स्टार्टिंग कहां से होगी प्रिंटिंग? सर रो 1 से। 1 से। अच्छा, 1 से। ये मैं कौन सी रो में कर रहा हूं? सर 2 सेकंड से। में रो 2। इनर लूप प्रिंटिंग कहां से स्टार्ट करेगा? सेकंड 2 से। ये मैं कौन सी रो में कर रहा हूं? रो नंबर 3 में। थर्ड में इसलिए लूप की जो स्टार्टिंग है वो कहां से स्टार्ट होगी? 3 से। थर्ड करो। ओके सर, कुछ समझ नहीं आई, कुछ ज्यादा समझ नहीं लगी। अच्छा, अगर आपने ये कहा है मान लेते हैं, लेकिन ये इंटरनल 5 दफा कैसे चलेगा? हमने चलाना तो 5 दफा ही है। तो मैं कहूंगा बच्चों कोई मसला नहीं है, आप जे को I1 से स्टार्ट ना करो, बल्कि कहां से स्टार्ट कर लो? आई से। आई से। सर डिस्कस करते हैं, चले जी। आई की इनिशियल वैल्यू 1, जब लूप चलेगा जे की इनिशियल वैल्यू क्या होगी? आई वाली, विच इज 1। दोबारा चलेगा, कुछ करेगा, अगली दफा आई की वैल्यू क्या होगी? 2 जब लूप दूसरी ओर चलेगा इनर, तो जे की वैल्यू आई वाली होगी, तो जे कहां से स्टार्ट होगा? 2 से। 2 से। बिल्कुल ठीक है। जब ये लूप अपना काम कर लेगा, इस ब्रैकेट पे आएगा, इंक्रीमेंट करेगा, आई की नई वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 3 अंदर आएगा। 3 <4 है, अंदर आ जाए।
जे की वैल्यू आई वाली होगी स्टार्टिंग में। आई की वैल्यू क्या है इस वक्त? 3। तो जे की वैल्यू क्या होगी? 3 कुछ आइडिया हो रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ? नो ओके, सो मिक्स आंसर है। किसी ने कहा है हाँ, हाँ किसी ने कहा है ना। नो सर। नो सर, नहीं समझ आई। सो अब करना क्या है? वी नीड टू प्रिंट दिस पैटर्न। टोटल रोज कितनी है? 3। टोटल कॉलम्स कितने हैं? 5। हर लूप के अंदर अगर अंदर आए, इसमें काम कितनी दफा हो रहा है? 5 दफा। ये भी 5 दफा हो रहा है। मैं कहता हूँ देखो इजी करो। अभी यहाँ पे कोई बच्चा बैठा हुआ है, कौन? हाँ, जवाब बैठा हुआ है। जवाब यस सर। जवाब 1 से लेकर 5 तक गिनती गिनो। 1 2 3 4 5 आपने काम कितनी दफा किया? 5 टाइम्स। चलो जी, थैंक यू। अच्छा मैं कहता हूँ एक और। किसका माइक ऑन है जवाब के अलावा? एनीवन? उजैर बैठा हुआ है? उमैर? यस सर। उजैर आपने 2 से लेकर 6 तक गिनती गिननी है। 2 2 3 4 5 6 आपने काम कितनी दफा किया? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स। अच्छा पहली दफा भी 5 टाइम था, दूसरी दफा भी 5 टाइम्स। लूप का काम चीजों को रिपीट करना है। वो गिनती आप 0 से शुरू करें, 1 से शुरू करें या 2 से शुरू करें, दोनों दफा काम कितनी दफा हुआ है? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स। मैं कहता हूँ, चलिए मैं गिनता हूँ। मैं कहता हूँ 10 से लेके 6 तक गिनना है। मैं कहता हूँ 10 6 5 सॉरी 10 गलती होगी 10 9 8 7 6। मैंने टोटल कितनी काउंटिंग पढ़ी है? 5। लूप कितनी दफा चला है? 5। लूप की स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी? मेरी दफा 10 थी। जब उस बैर ने पढ़ा तो 2 थी। जब एक और बच्चे ने पढ़ा जवाब ने तो 1 थी। लेकिन हम तीनों ने काम कितनी दफा किया? 5 टाइम्स। काम 5 दफा ही किया, लेकिन हर एक का अपना स्टार्टिंग वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर दफा अगर लूप की स्टार्टिंग वैल्यू वेरी कर रही है और वो हमें अंदाजा हो रहा है शायद रो नंबर के हिसाब से है, तो फिर क्यों ना इनर लूप को स्टार्ट करें रादर देन 1, उसको हम स्टार्ट कर दें और डिपेंडेंट बना दें आई की वैल्यू पे। क्योंकि अगर रोल नंबर आई की वैल्यू 1 है तो 1 से प्रिंटिंग करेगा। अगर रोल नंबर आई की वैल्यू 2 है तो वो 2 से प्रिंटिंग स्टार्ट करेगा, क्योंकि हमने उसे कहा जे तुम कहां से स्टार्ट हो। अगर मैं कहता हूं जे, आपको मेरी स्क्रीन बच्चों नजर आ रही है? प्लीज बोल के बताइएगा। यस सर। यस सर आ मैं रहे आपसे हैं। कहता हूं जे तुम 2 से स्टार्ट हो, तो ये लूप 2 3 4 5 6 चलेगा रफली। अगर एंडिंग कंडीशन को देख ले, वो देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये लूप कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। और बेटा 1 से नहीं, कहां से? 2 से। 2 से। 2 से। मैंने लिख दिया 5। ये लूप कहां से स्टार्ट होगा? 5 से। 5 से। ये किसने डिसाइड किया कि इसने 1 से चलना है या 2 से चलना है या 5 से चलना है? ये प्रोग्रामर ने डिसाइड, डिपेंडिंग अपॉन दी क्वेश्चन नीड। लेकिन अगर उसे कहते हैं ये आई से स्टार्ट होना है, तो आई की वैल्यू चलेगी 1, उसके बाद 2 होगी, उसके बाद 3 होगी। तो जे कहां से काम स्टार्ट करेगा? आई के हिसाब से सर, आई की वैल्यू से। हिसाब से। इसका मतलब है जे डिपेंडेंट है, जे लूप डिपेंडेंट है, इनर लूप की वैल्यू डिपेंडेंट है किस वेरिएबल पे? आई। आउटर लूप आई पे, आउटर लूप के आई की वैल्यू पे। इसको चलना कितनी दफा है? सर आई के हिसाब से रहेगा वो। टोटल की चलना वैल्यू कितनी से दफा? होगी 5 टाइम्स। 5 दफा। मतलब पहले चलेगा 1 2 3 4 5, फिर चलेगा 2 3 4 5 6, फिर चलेगा 3 4 5 6 7। तो इसको मैं एंड कहां पे करूं? 5 पे करूं, 6 पे करूं, 7 पे करूं? 7 पे करेंगे तो पहली दफा ये कहां तक चल जाएगा? 7 तक, 6 तक। तो इसके लिए आपको एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। मैंने कहा तुम्हारी एंडिंग भी होगी किसके हिसाब से? आई के साथ। आई प्लस 5 के हिसाब से। आई की फर्स्ट वैल्यू क्या है? 1। आई प्लस 5 क्या बन जाएगा एंडिंग कंडीशन? क्या बन जाएगा? लेस देन 6, जो क्या होगा? लेस देन 6 ट्रू। लेस देन 6 5 होगा ना बेटा? हाँ यस। ठीक है। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या होगी?
2 2 2 प्लस 5 क्या बनेगा? 7 लेस देन 7 क्या बनेगा? 6 6। आई की नई वैल्यू क्या होगी? 3 3 3 प्लस 5 क्या बनेगा? 8। लेस देन 8 क्या बनेगा? 7 आपका कोड हो गया। जे की वैल्यू 1, जे लेस देन आई प्लस 5, दैट्स इट। कोड में इतना ही चेंज आना है। ओके, नो सॉरी, अब आई नहीं प्रिंट करना, अब जे प्रिंट करना, क्योंकि अब जे से हम प्रिंटिंग करवा रहे हैं। मुश्किल है बेटा, बोल के बताना प्लीज, ताकि मैं पता लगे कि सर दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? ओके। कंफ्यूजन है सर थोड़ी सी। क्वेश्चन ये था कि आपने ये पैटर्न प्रिंट करना है। अब ये पैटर्न में कैसे प्रिंट करें? हमें ये तो अंदाजा हो गया कि 3 रोज हैं, आउटर लूप 3 दफा चलेगा। हमें पता है कि अंदर 5 दफा प्रिंटिंग हो रही है, इनर लूप 5 दफा चलेगा, ये तो डिसाइड हो गया। लेकिन प्रिंटिंग कैसे करनी है, काम कैसे चलेगा? कभी 1 से स्टार्ट कर रहा है, कभी 2 से स्टार्ट कर रहा है, कभी 3 से स्टार्ट कर रहा है। इसका बाद आपको पैटर्न ढूंढना पड़ेगा कि आपने लूप से काम कैसे करवाना है। लूप ने खुद तो डिसाइड नहीं करना, आपने बताना है। तो हमने कहा हमें ये लगता है कि लूप की स्टार्टिंग रो नंबर से हो रही है। इसका अलावा इनर लूप हमेशा 1 से स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि वो रो नंबर से स्टार्ट होगा। और रो नंबर किस वेरिएबल में है? आई में। तो मैंने कहा इनर लूप तुमने हमेशा 1 से स्टार्ट नहीं होना, बल्कि तुमने आई के डिपेंडेंट हो जाना है। जो रो नंबर है आई के साथ, वही इनिशियल वेरिएबल को स्टार्ट करो, अपने जे को। राइट। उसके बाद मैंने कहा कि तुमने खत्म कहां पे होना है? 5 दफा चलना है। कभी 1 से 5 काउंट करना है, कभी 2 से 6, कभी 3 से 7। तो इसको इक्वेशन फॉर्म में लेके आओ, जेनेरिक बनाओ। तो मैंने कहा तुम i प्लस 5 का फॉर्मूला लगा लो। जैसे मैंने उजैर से कहा था कि 1 से 5 गिनो, दूसरे से कहा 2 से 6 गिनो, तीसरे से कहा जैसे मैंने किया 10 से 9 गिनो या 6 से 10 गिनो। तो कोई मसला नहीं है, काम तो बहरहाल आई के हिसाब से प्लस 5 टाइम्स ही हो रहा है ना। यस सर। काम तो आई के हिसाब से प्लस 5 टाइम्स ही हो रहा है। ये बात मेरी समझी आप लोगों ने? सर इसका मतलब अगर इसको सेकंड रो से चलाएंगे तो ये 8 तक जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको 10 कर दूं और मैं इसको रन करूं तो आपकी 10 रोज प्रिंट हो जाएंगी। हर रो अपने नंबर से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 8 9 10। पूछे बेटा? सर ये आई प्लस जे नहीं कर सकते? जे प्लस 10? बेटा जे प्लस प्लस हो रहा है यहाँ पे। नहीं सर, आई प्लस जे जहाँ पे आपने सर 5 लिखा है। यहाँ आई प्लस जे लिख दें? यस सर। अच्छा आई प्लस जे, चलें जी। बच्चे ने कहा सर आई प्लस जे कर दें, तो मैं आई प्लस जे कर देता हूँ। ये क्या हुआ? ये तो इनफाइनाइट बन गया। क्यों? क्योंकि आई भी आगे जा रहा है और जे भी आगे जा रहा है, और जे कभी भी आई प्लस जे को अप्रोच नहीं करेगा। जे कभी भी आई प्लस जे को अप्रोच नहीं करेगा, क्योंकि जे की वैल्यू अगर 1 है तो आई प्लस जे की वैल्यू क्या हो गई है? 2 3, जो भी कह लो। अगर जे की वैल्यू 2 है तो आई प्लस जे की वैल्यू क्या हो गई है? वो जे से ज्यादा ही है, तो वो तो कभी स्टॉप ही नहीं करेगा। बेटा मैंने पहले कहा था प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा दिमाग का काम है, आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट वे में सोचना पड़ता है। एक एक प्रोग्राम को करने में अगर आप ये खुद करके सोचने बैठे तो आपको शायद 4 5 6 घंटे लग जाए। हालांकि कोड में कोई ज्यादा चेंज नहीं है, आपने इतना ही चेंज करना है। इतनी चेंज से सारे प्रोग्राम की नेचर और आउटपुट बदल जाती है। एंड मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, ABC BCD CDE। अब ये लगता है कि कुछ सिमिलर ही है, लेकिन इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा कौन सा कॉन्सेप्ट? करेक्टर। करेक्टर तो नहीं,
एक और चीज है जो मैंने आपकी बताई थी, Sir, आस्की टेबल। बिल्कुल, थैंक यू। तो मैंने यहाँ पे आस्की टेबल का एक लिंक दिया हुआ है और आस्की टेबल में लिखा होता है कि ए अल्फाबेट जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो आप देख लें खुद। ये अब आपने खुद एक्सप्लोर करना है। चलें जी, दिस वाज ऑल अबाउट द नेस्टेड लूप। कोई क्वेश्चन है तो पूछें जनरली। ये देखें, ये प्रैक्टिस है, इट रिक्वायर योर एफर्ट जो आपने इसके लिए करनी। सर 3 लूप से किया मैंने, इनर 3 लूप नहीं है। तो मैंने भी ऐसे ही किया। बेटा दोबारा बोलें। सर आपने जो प्रोग्राम ये अभी करवाया ना, ये 3 लूप से किया मैंने, 3 loop इनर से। वाले 3 लूप। जी बेटा बोलें, दोबारा बोलें जरा। सर जो प्रोग्राम आपने अभी करवाया 1 2 3 4 5 6 2 3, ये मैंने 3 लूप से किया। 3 लूप से की है आपने? इनर screen 3 पे लूप, बोलें। इनर जो है ना, इनर कहना चाह रहा है कि आउटर लूप के अंदर 3 मरतबा इनर लूप ऐड किया मैंने। और वैसे तो आप दिखा दें, अच्छी बात है, मैं बता दूंगा। गलती तो है उसमें। देखें, अभी आप लर्निंग फेज में हैं। अभी मकसद ये नहीं कि नंबर काटने हैं। आपने देखें, एक चीज आपने की, सोचा, मैंने आपको चीज बता दी। अब आपका तरीका अच्छा लगता है कि मेरा तरीका अच्छा लगता है? कौन सा कोड लेस लाइनों में है? कहाँ पे दिमाग ज्यादा खतरा है? तो आपका तो आपने कोशिश करनी है कि बुक को फॉलो करें। अगर आप बुक देखेंगे ना, वहां पे भी आपको सिमिलर पैटर्न ही मिल रहा होगा, कुछ इस तरह से। लेकिन हम तो प्रैक्टिस में है ना, तो मैंने जिस तरह समझ लगी है उस तरह आप किया। हाँ, लेकिन आप नए तरीके भी सीख लें। आपने जो तरीका किया मैं मान लेता हूँ, लेकिन अब आपको एक तरीका सिखा दिया। अब आपने इस अंदाज से भी सोचना है। मैंने वर्ड बोला ना, इस अंदाज से भी सोचना है। ये बुक रीडिंग से और एक्सरसाइज से ही आएगा। एक काम करने के ज्यादा तरीके अवेलेबल हैं। आपने वो तरीका देखना है जिसमें कम लाइनों में ज्यादा कोड हो जाए। ये बात ठीक है? ठीक है, ओके। ओके, चलें जी। अब एक चीज जो बड़ी कॉमन है ना, वो बुक को ओपन करते हैं और वहां से देख लेते हैं कि हमारे पास आज अभी लेक्चर में कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए अलग नेक्स्ट अवेलेबल है। I go to the book, I go to this यशवंत, यहाँ पे मेरे पास जो है ना, सॉरी, यहाँ से हम देख भी लेते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू हो रहा है वो कौन सा है। नेक्स्ट है हमारे पास, वैसे तो फंक्शंस एंड पॉइंटर्स है, लेकिन हम जो अगला शुरू करेंगे वो हमारे पास बनता है कौन सा चैप्टर। मेरे पास बुक में 8 है, आप अपनी बुक चेक कर लेंगे कौन सा चैप्टर बनता है। ठीक है बच्चों, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज, बनता है चैप्टर 8। दोबारा बोलो बेटा। हमारा चैप्टर 8 फंक्शन लिखा हुआ है बुक में। अभी आपने अरेज शुरू करनी है, फंक्शंस नहीं शुरू करनी है। मैं अभी आपको अरेज का डिस्कस करूंगा। ओके सर। नाउ कमिंग बैक टू द असाइनमेंट जो आपको आज असाइन करनी है मैंने नेस्टेड लूप के लिए। This is again very common kind of exercise, but it requires a lot of effort. ये चीज याद रखिएगा, इसको करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप ये चीज कर लेंगे तो आपकी नेस्टेड लूप की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप यहाँ पे 8 पैटर्न्स देख रहे हैं, 8 नहीं 9, लेकिन अभी के लिए जो आपने एक्सरसाइज करनी है, जो प्रैक्टिस करनी है, वो है ए से लेके डी तक। पहले ऊपर वाले 4 पैटर्न्स, कैन यू सी दीज पैटर्न्स? यस सर। अभी आपने जो स्टार्ट करना है वो इसी सीक्वेंस में करना है, ए बी सी डी। अगर आपको ए और बी की समझ आ गई तो फिर सी और डी में भी एफर्ट तो लगेगी, लेकिन आपको पता होगा कि आपने कैसे करना है, क्योंकि ए और बी रिलेटिवली इजी हैं, सी और डी उससे ज्यादा डिमांडिंग है, उनमें आपको ज्यादा एफर्ट और सोच लगेगी। तो आपकी जो नेक्स्ट असाइनमेंट है, देखो बच्चों एक चीज बड़ी क्लियर बता दूं, इफ यू गो टू गूगल और वगैरह आपको शायद इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, फाइन, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब पेपर होगा और जब क्वेश्चन आंसर होंगे, वाइवा होगा, तो फिर आपके लिए उसको डिफेंड करना और समझाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एफर्ट की होगी, दिमाग लगाया होगा, मुझसे पूछें कि सर समझ नहीं आ रही है, मैंने ये एफर्ट की है, तो फिर आपको ज्यादा फायदा होगा लर्निंग का।
कॉपी पेस्ट करने से लॉन्ग रन में फायदा नहीं होगा, शायद आपके अच्छे नंबर आ जाएं फिलहाल यहाँ पे, लेकिन वो इवेंचुअली ना तो प्रोग्रामिंग आएगी ना कुछ होगा। सो दिस इज योर वेरी कॉमन नेस्टी लूप असाइनमेंट जो अक्सर बच्चे कर रहे होते हैं। सो I'll assign you this assignment in the proper format in the Google class, and then you can start attempting this one. Anyways, कोई क्वेश्चन वैसे है आपका पूछ सकते हैं तो पूछें, if you have any question regarding the things जो पढ़ रहे हैं। सर जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हम उसको करेक्टर से नहीं कर सकते जो आपने असाइनमेंट में दिया हुआ है? ABCD आस्की कोड। जी सर, आस्की कोड से कर लें। आस्की कोड से कर लें। ओके सर। इसके लिए मैंने लास्ट टाइम आपको एक कोड दिखाया था, आपको याद है कि नहीं? जी सर याद है। मैं देता हूँ सर एक टॉप सर दोनों में से कौन सा मेथड अच्छा है, आस्की वाला के दूसरा? बेटा, आप कोई भी कर लें, किसी तरीके से करके दिखा दें। ये लास्ट टाइम मैंने आपको कोड दिखाया था, ये इसकी आस्की वैल्यू भी प्रिंट कर रहा है और ABCD प्रिंट कर देगा। अगर आप देखें तो ये आपको जो है वो ABCD प्रिंट करके दिखा रहा है लूप के थ्रू। सर एक ओड लूप का टॉपिक रहता है हमारा पिछले चैप्टर में, उन्होंने बुक में लिखा है। बच्चों मेरी आवाज आ रही है आपको? सर आप बनाने में इशू। जी जी, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, सो होपफुली इन अ मिनट आपको मेरी स्क्रीन भी नजर आना शुरू हो जाएगी। सो आई थिंक कोई क्वेश्चन करना है तो पूछें। सर मैं बुक रीडिंग कर रहा था, उसमें ओड लूप का एक टॉपिक है इस चैप्टर में, वो हमने पढ़ना है या नहीं? ओके, ओड लूप में कहता क्या है, देख लेते हैं ओड लूप में क्या है। ओड लूप, ओके, अच्छा, ये ओड लूप का मतलब ये है कि सम टाइम आपको लूप का पता होता है कि आपने लूप जो है ना वो 10 दफा चलाना है या 50 दफा, आपका नंबर होता है। जैसे मैं कहता हूँ बच्चों काउंटिंग प्रिंट करो 1 से लेकर 10 तक, तो अब मैं आपसे पूछूं कि लूप कितनी दफा चलेगा, तो आप कहेंगे सर 10 दफा चलेगा। मैंने कहा कि काउंटिंग 1 से लेकर 100 तक, तो आप कहेंगे सर हमें पता है कि लूप 100 दफा चलेगा। लेकिन सम टाइम एक ऐसा होता है कि आपको यूजर से पूछना पड़ता है, डू यू वांट टू डू अगेन, मतलब कोई नंबर नहीं है 1 2 3, आप यूजर से पूछेंगे क्या आपने काम दोबारा रिपीट करना है, वो कहेगा हाँ या ना। अगर कहेगा हाँ तो दोबारा से चला दो, वो कहेगा हाँ दोबारा से चला दो, वो कहेगा हाँ दोबारा से चला दो। सम टाइम वो कहता है कि हाँ अब ना कर दो, तो फिर आप काम रोक देंगे। इसमें कोई काउंटर नहीं होता, बल्कि यूजर प्रेफरेंस जो है या रिपीटिशन वो डिपेंड करती है यस या नो चॉइस पे। मैंने क्या वर्ड यूज किया? यस और Yes. नो चॉइस। यस और नो चॉइस पे। तो उस केस में आपको देखना पड़ता है कि इसलिए उसने ओड लूप का है। ओड लूप का मतलब ये है कि अगर आपको ये नहीं पता कि आपका एग्जैक्टली लूप 1 दफा चलेगा या 10 दफा चलेगा, कोई नंबर नहीं है, बल्कि यूजर चॉइस पे डिपेंड कर रहा है। डू यू वांट टू डू अगेन, जैसे इस एग्जांपल में आपसे पूछ रहा है कि एक नंबर एंटर करो, उसका स्केल प्रिंट कर दो, फिर वो कहता है दोबारा से ये काम करना है कि नहीं करना, हाँ या ना। डू यू वांट टू डू अनदर टाइम,
तो यूजर कहेगा यस या नो। अगर तो वो यस कहेगा तो वो दोबारा से ऊपर जाएगा, एक नंबर पूछेगा, उसका स्क्वायर निकालेगा, दोबारा से पूछेगा डू यू वांट टू डू अगेन, यस या नो। वो कहता है दोबारा से करो, हम कहते हैं वाई यस, वो दोबारा से काम करेगा। फिर नंबर पूछा, स्क्वायर निकाला, अब पूछो हाँ करना है या ना, वो कहता है ना। अब जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर वो दोबारा से रिपीट नहीं होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को वो कह रहा है ओड लूप। मतलब इस केस में हमें नंबर नहीं पता कि ये कितनी दफा चलेगा। When it is not known how many times the statement in the loop will be executed, आपको नंबर कोई नहीं है, तो इसको वो ओड लूप का कॉन्सेप्ट दे रहा है। और इसके लिए जो लूप यूज किया उसने कौन सा किया है? डू वाइल स्पेसिफिक सिचुएशंस में यूज करते हैं। सो ओड लूप के लिए डू वाइल एक अच्छी ऑप्शन अवेलेबल है। सर जी क्या किया था बच्चों, लैब में कौन सी एक्सरसाइज की थी? सर जी ये और लूप जो है ये सिर्फ डू वाइल में इस्तेमाल करते हैं, ये और दूसरे लूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? दूसरे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मसला नहीं है, लेकिन और लूप के लिए एक ऑब्वियस चॉइस जो है ना, वो हमारे पास डू वाइल एक अच्छी ऑप्शन है और लूप के लिए। लेकिन जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, फिक्स नहीं है कोई चीज। तो और लूप के लिए डू वाइल ज्यादा बेहतर होगा? और लूप के लिए डू वाइल ज्यादा प्रेफर चॉइस होगी, इस तरह से। बिल्कुल ठीक। ओके सर। यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो पूछें। आपने कल लैब में क्या किया था? फॉर लूप खाली फॉर लूप किया था कि नेस्टेड किया था? नेस्टेड भी किया था सर। नेस्टेड भी किया था। ओके, इसके अलावा? बस सर। ओके चलो जी, मैं काम करता हूं। मैं कहता हूं कि एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें मेरे पास 3 नंबर्स हैं और उनका आपने एवरेज निकालना है। कितने नंबर्स हैं? 3 नंबर। तो मैं कहता हूं बच्चों तो एक काम करो, तुम्हारे ना 100 में से नंबर आए हैं 80, फिर मैं कहता हूं एक में आए हैं 75 और एक में आए हैं 67। मैं कहता हूं इसका एवरेज निकालो। तो एवरेज का फार्मूला क्या है? A plus B plus C sum divided by number of terms। और इसमें जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, लाइक यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं, तो उसको डिवाइड कर देना है किससे? 3 से। इसका अलावा आपको कितनी इनपुट्स लेनी पड़ेंगी? 3 तो मैं कहता हूँ बच्चों ठीक है, प्रोग्राम बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हम कहते हैं कि एक बनाओ प्रोग्राम जिसमें आपके पास जो है वो हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, a, b, c, और हम कहते हैं तीनों को इनपुट ले लो, लाइक c in a, c in b and c in बोल के बताओ। c इनपुट आ गई। अभी एवरेज लेनी है। एवरेज का डाटा टाइप क्या होगी? फ्लोट। और एवरेज वेरिएबल जो है इट इज द सम ऑफ a plus b plus c डिवाइड बाय c, और मैंने कहा जो भी एवरेज वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो। और मैंने कहा कि चलो कोड बनाओ और कोड को आप रन करके दिखाओ। और कोड रन हुआ क्योंकि मैंने सी इन लगाए हुए हैं, तो वो मुझसे 3 नंबर मांगेगा और मुझे उसने एवरेज क्या दे दी? 75। तो ये बाई चांस इस वक्त 75 बन रही थी तो उसने 75 बना के दे दी। अच्छा मैं कहता हूँ बच्चों एक काम करो, आप कितने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं इस वक्त? 6 तो नहीं 5 है बेटा। 5 हैं और 2 लैब्स हैं, 7 है। यस सर। ओके अच्छा मैं कहता हूँ कि मेरी क्लास में एक असाइनमेंट हुई है और मेरी क्लास में 97 बच्चे हैं। उन बच्चों की ना क्लास की एवरेज निकालो, क्लास में एवरेज रिजल्ट क्या आया है। तो इसका मतलब मुझे कितनी इनपुट्स लेनी पड़ेंगी? 97। अब 97 डाटा जो है वो डाटा कहाँ पे जाता है? मेमोरी में, वेरिएबल्स में। मुझे यहाँ पे कितने वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे? 97।
97 के नेम्स क्या होंगे? ए बी सी स्टूडेंट अल्फाबेट कितने हैं? 25 to 26 होते हैं। 25 तो मैं वेरिएबल नेम कैसे बनाऊंगा? आप कहेंगे सर एक काम करें, आप इस तरह बना लें N1 N2 N3 N4 N5, चलते जाएं और लास्ट नंबर क्या होगा? 997। अच्छा मैं कहूँगा बच्चों इसकी इनपुट कैसे लेनी है? अच्छा एक लाइन में एक इनपुट आ रही है, तो 97 वेरिएबल्स के लिए इनपुट लेने के लिए मुझे कितनी सीन लगानी पड़ेंगी? 97। हालांकि काम तो मैंने इतना मुश्किल नहीं करना, मैंने तो बड़ा आसान सा काम करना है जो कि एवरेज है, विच इज a प्लस b प्लस c या n1 से लेके n97 डिवाइड बाय 3। ये काम कैलकुलेटर में तो बड़े आराम से कर सकता हूँ, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए पहली प्रॉब्लम तो मुझे ये आ गई कि मेरे वेरिएबल्स कितने डिक्लेयर होंगे? 197 नेम्स क्या होंगे अजीब अजीब से, n1 n2 n3 n4, उनको मैं इनपुट कैसे लूंगा? 97 लाइन लिखूंगा। अच्छा मैं एवरेज कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस लिखता जाऊंगा फिर n96 प्लस n97। ये तो बहुत लेंथी कोड हो जाएगा। इसका मतलब है जहां पे आपके पास प्रोग्राम में डेटा का साइज, नंबर ऑफ वैल्यूज ज्यादा हो जाएं, तो फिर ज्यादा वेरिएबल जो है वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होते। वहां पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं एरेज। एरेज क्या है प्लीज ध्यान से देखिएगा। एरे एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल के अंदर आप एक से ज्यादा वैल्यू रखवा सकते हैं। अच्छा मैंने काम किया, मैं प्रोग्राम बनाता हूं, मैं लिखता हूं a b c। ये सिंपली c के वेरिएबल्स है। आपको नजर आ रहे हैं बच्चों? बोल के बता दीजिएगा प्लीज। यस सर। मैंने a में वैल्यू रखवानी है, मैंने कहा a में 80 रखवा दो, मैंने कहा b में लेट्स से 92 रखवा दो, फिर मैंने कहा c में लेट्स से 73 रखवा दो, ठीक है। फिर मैंने काम कहा अच्छा b को अपडेट कर दो, लेट्स से मैं कहता हूं 82 से। इसका मतलब पहले b की वैल्यू क्या थी? 92। क्या होगी? 82। क्या मैं एक वेरिएबल b के अंदर दो वैल्यू रखवा सकता हूँ? नो नहीं, एक वेरिएबल मैक्सिमम एक वैल्यू ही होल्ड करता है, एक वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यू नहीं आ सकती। मैं ये कहूँ कि b के अंदर 92 भी है और b के अंदर 82 भी है, ऐसा अलाउड नहीं है। एक वे मेमोरी के अंदर एक ही डाटा होगा। तो अब एरेज क्या है? एरे जो है ना आसान जुबान में, वेरिएबल तो एक है लेकिन उसके अंदर इंटरनल लोकेशंस हैं। उसके क्या है अंदर? इंटरनल लोकेशंस हैं। मतलब एक वेरिएबल नेम के अंदर अब मैं कितनी वैल्यू सेव करवा सकता हूं? तकरीबन 10। एग्जाम्पल छोटी ले लेते हैं, 5 वाली। तो पहले वेरिएबल को, जो एरे वेरिएबल है उसको डिक्लेयर कैसे करना है? यू स्टार्ट विद द कीवर्ड, जो भी आपकी डाटा टाइप है। डाटा टाइप क्या है आपकी? इंटीजर। मेमोरी का नेम क्या है? इंटीजर। मेमोरी का नेम क्या है? ए। आपको कितनी वैल्यू चाहिए, कितना डाटा सेव करना है? 5। अब कितना करना है? 50। 500। सर मैक्सिमम एक रे में कितना 500 वैल्यू देने के लिए 500 वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक वेरिएबल के नेम के अंडर ही मैं 500 वैल्यू सेव कर सकता हूं। लेकिन वो 500 वैल्यूज कहां पे जाएंगी? अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू जाती है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस एक वेरिएबल के अंदर इंटरनल लोकेशंस कितनी हैं? 500। चले एक छोटी एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने कितनी लोकेशंस कर दी? 5। तो इसका मतलब है कि जब प्रोग्राम शुरू करेंगे तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपको कितनी वैल्यूज चाहिए। सो मेरी क्लास का साइज फिक्स है और मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं? 97। मैंने कहा कि मुझे एक मेमोरी लोकेशन दे दो एरे वाली, और मुझे कितनी लोकेशन चाहिए उसकी? 97। तो मैंने उसे बता दिया कि आप उसे 97 लिख दें, उसका साइज बना दें 97 का।
तो अब मुझे 97 वेरिएबल्स नहीं बनाने पड़े। मैंने वेरिएबल्स कितने बनाए हैं? वेरिएबल एक ही है, लेकिन उस वेरिएबल के अंदर ये स्पेशल वेरिएबल है जो कि एरे का है, और इसके अंदर लोकेशंस कितनी हैं? 97। तो पहली बात तो सोल्व हो गई कि मुझे 97 वेरिएबल्स नहीं बनाने एरेज की वजह से, एरे का फायदा हो गया। चलें हम आज समझने के लिए 5 एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसकी मेमोरी में कैसे बनती है? अच्छा याद रखें, मैं लिखता हूं एक इंटीजर b। मेमोरी में होता क्या है, मेमोरी में जाके ना एक बॉक्स बन जाता है b के नाम का। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ समझाने के लिए। मतलब इसके अंदर ये b वेरिएबल का नेम है, ये इसका नेम है बाय द वे, और इसके अंदर क्या होगा, इसका डाटा भी होगा। ये बात ठीक है? तो b इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लेट्स से 1 2 3। लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ डायग्राम बनाई है कि जब एक वेरिएबल b बनता है तो उसका एक नेम होता है। उसका नेम क्या है? बी। उसके अंदर एक होती है वैल्यू। लेट्स से उसमें पहले वैल्यू थी 80, आपने कहा 80 लिखवा दो, फिर आपने कहा नहीं अपडेट कर दो 90 कर दो, तो 90 होगी। इसका मतलब पिछली वैल्यू के ऊपर नई वैल्यू ओवरराइट हो गई है। पहले बी में 80 था, अब क्या आ गया? 90। अगर मैं इसको स्टेटमेंट से समझाऊं तो मैंने पहले लिखा हुआ था, एग्जांपल ले लें, मैंने लिखा हुआ था b इक्वल 80। जब ये लाइन चलेगी तो इस b के अंदर क्या लिखा हुआ आ जाएगा डाटा एज अ 80। फिर मैंने अगली लाइन लिखी b इक्वल 60 या 65। इसका मतलब जब ये लाइन चलेगी तो वो क्या करेगा, b मेमोरी लोकेशन में जाएगा और वहां पे जाके पिछली वैल्यू को हटा देगा और नई वैल्यू क्या रखवा देगा, 65। मतलब है कि पिछली वैल्यू ओवरराइट हो गई है न्यू वैल्यू के हिसाब से। तो इसका मतलब है एक वेरिएबल के अंदर कितनी वैल्यूज आती हैं? 61। कितनी वैल्यूज आती हैं? वैल्यू तो एक ही है ना, एक। ये बात ठीक है? तो एरे कैसे काम करती है? ओके, सो दैट ब्रिंग्स अस टू एरे। एरे कैसे काम करती है? एरे को काम करने के लिए जैसे मैंने कहा कि एक वेरिएबल नेम के अंदर आपके पास मल्टीपल लोकेशंस आ जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे कितनी लोकेशंस मांगी हैं उससे? 5। 5। मैं कहूंगा समझाने के लिए कि 5 मेमोरी लोकेशंस मुझे दे दो, और ये मेरे 5 मेमोरी लोकेशंस बन गई। और इन 5 के अंदर आपके डाटा रखवा दो, 80 75 63 let's say 52 then I say 90। तो अब ए वेरिएबल ए के अंदर कितनी वैल्यूज हैं? 5। तो हमारा ये मसला तो सॉल्व हो गया कि एक वेरिएबल के अंदर जो एरे वेरिएबल हो उसके अंदर एक से ज्यादा वैल्यू तो आ सकती है। लेकिन अब इसके अंदर डाटा रखवाएं कैसे? कैसे बताएं कि आप 75 को लेके आओ मेरे पास, या 63 को लेके आओ, या इसमें कुछ नई चीज रखवा दो। तो हर एरे के अंदर जो लोकेशन नंबर होता है उसे कहते हैं, लोकेशन नंबर को हम सी की जुबान में कहते हैं उसका इंडेक्स नंबर। इसका मतलब है इसके अंदर कितने इंडेक्सेस हैं टोटल? 5। इसकी लोकेशन का साइज क्या है? 5। बिल्कुल ठीक है। इसके टोटल इंडेक्सेस कितने हैं? 5। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एक वेरिएशन है। जो इंडेक्स नंबर हैं वो स्टार्ट होते हैं कहाँ से? 0 से। एरेज आप जितनी भी पढ़ेंगे आइंदा उनमें याद रखिएगा, उनके इंडेक्सेस जो हैं वो स्टार्ट होते हैं किससे? अरे 0 से। अरे 0 से स्टार्ट। एरे के इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं, एरे के लोकेशन नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ये जो 5 लिखा हुआ है, ये 5 क्या इसका लोकेशन थी, साइज था। ये इसका साइज है, और साइज जो है वो स्टार्ट होगा 1 से। समझाने के लिए कह रहा हूँ, टोटल इसका साइज क्या है? 5। लेकिन जो इसकी लोकेशन नंबर है वो कहां से स्टार्ट हो रही है? 0 से। एरे के अंदर 5 लोकेशंस हैं, लेकिन जो लोकेशन नंबर है वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 0 से। तो आप जब लिटरेचर पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे, तो आपको वहां पे लोकेशन नंबर की बजाय मिलेगा वर्ड कौन सा? इंडेक्स नंबर। इंडेक्स का। एरे के अंदर इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं, और मैक्सिमम कहां तक जाते हैं? 4। नहीं, 4 तक तो नहीं जाते। अगर मेरी एरे का साइज 10 हो गया, अगर मेरी एरे का साइज 10 हो गया तो उसके लोकेशन नंबर क्या होंगे? 0 से लेके 9 तक। 9 तक। इसका मतलब लास्ट इंडेक्स नंबर क्या होता है? उसका फॉर्मूला है
क्या फार्मूला उसका? बेटा बोलो। साइज नहीं, साइज नहीं, साइज माइनस -1 इसका साइज क्या है? 5 5 सर 5। लास्ट इंडेक्स नंबर क्या है? मैक्सिमम इंडेक्स नंबर क्या है इसका? 4 सर 4। कैसे निकला? किस फार्मूला से? साइज -1 से साइज क्या था? 5 था सर 5 - 1 क्या बन जाएगा? 4 क्यों? क्योंकि हमारे इंडेक्स नंबर अब 1 की बजाय कहां से स्टार्ट हुए हैं? 0 से। इसका मतलब है कि मैंने अगर एरे बना ली और उसके अंदर कुछ भी नहीं है और मैंने एरे के अंदर कुछ रखवाना है, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं कहूंगा ए एरे जाओ, अपने 0 इंडेक्स पे जाओ और वहां पे एक वैल्यू लिखवा दो। कौन सी? 90। इसका मतलब जब ये लाइन चलेगी, एरे ए के अंदर जाएंगे, उसके 0 इंडेक्स पर जाएंगे और वहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 90 आगे चले। मैंने कहा अपनी 1 लोकेशन पे रखवा दो, वैल्यू कौन सी? 55 55 रखवा दो। मैंने कहा एक काम करो, अपनी लोकेशन नंबर 2 पे जाओ, इंडेक्स नंबर 2 पे जाओ और वहां पे वैल्यू रखवा दो अपने लिए, लेट्स से 62। तो क्या होगा? इस लोकेशन नंबर या इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी? 62। फिर मैंने कहा कि अपनी लोकेशन नंबर 3 पे जाओ या इंडेक्स नंबर 3 पे जाओ, वहां पे वैल्यू रखवा दो, लेट्स से 76। तो क्या होगा? यहाँ वैल्यू आ जाएगी 76। अच्छा, मैंने कहा कि लोकेशन नंबर A4 पे जाओ और A4 पे जाके एक वैल्यू रखवा दो, लेट्स से अब 81। क्या होगा? इसकी लास्ट लोकेशन नंबर वैल्यू क्या आ जाएगी? 81। कुछ आइडिया हो रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ? यस सर। दोबारा से रिपीट करता हूँ। और रिपीटिशन ये है कि जो हमारा अब तक हमने पढ़ा है, एक वेरिएबल मेमोरी में मैक्सिमम एक वैल्यू होल्ड कर सकता है। पहले लिखा 80, तो यहाँ पे 80 कर दी। फिर मैंने कहा 65, तो उसने 65 कर दी। तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि अगर डाटा बहुत ज्यादा है, मेरी क्लास का साइज 97 है, मैंने 97 बच्चों के मार्क्स सेव करने हैं, तो 97 बच्चों के मार्क्स सेव करने के लिए मुझे 97 मेमोरी लोकेशंस चाहिए या अदरवाइज 97 वेरिएबल्स चाहिए। फिर मैंने उनको इनपुट लेना है, फिर मैंने उनको प्रोसेस करना है, प्लस उनका उनमें से मैक्सिमम निकालना है, उनमें से एवरेज निकालना है। मैंने क्लास में से टॉपर निकालना होता है। क्लास में टॉपर कैसे निकलेगा? जिस बच्चे के नंबर हाईएस्ट है। अब हाईएस्ट कैसे निकलेगा? जब तक आप 97 को आपस में कंपेयर नहीं करेंगे तब तक तो हाईएस्ट नहीं निकलेगा। इसका मतलब 97 वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना है। 97 वैल्यूज होंगी तो ही कंपेयर करेंगे ना। फिर 97 वेरिएबल्स को कंपेयर करना भी तो एक टास्क है। तो 97 वेरिएबल्स को तो हम हैंडल नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया किसका? एरेज का। एक वेरिएबल नेम के अंदर लाइक ए, आप बताएंगे कि आपको कितनी लोकेशंस चाहिए। साइज, डाटा का साइज क्या है, आपको कितनी मेमोरी लोकेशन चाहिए? मैंने कहा 5। तो जब मैंने ये लाइन लिखी तो उसने आपको 5 मेमोरी लोकेशंस दे दी। इनमें इनिशियली कुछ भी नहीं था। फिर मैंने कहा ये कैसे पता चलेगा कि आपने किस लोकेशन पे काम करना है? तो मैंने बताया कि हर एरे के अंदर जो भी आपका साइज है, मेमोरी लोकेशंस है, उनका स्पेसिफिक लोकेशन नंबर या इंडेक्स नंबर होता है। और इंडेक्स नंबर स्टार्ट होते हैं कहां से? 0 से सर। और आगे जाते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। सब बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं कि सो गए हैं? यस सर। ओके सो मैंने कहा अच्छा, तो इंडेक्स नंबर भी हमें पता चल गए। फिर हमने कहा एक काम करो, डाटा रखो एरे के अंदर। तो मैं कहता हूं कंपाइलर ओके एक एरे बनाओ, कितने साइज की? 5 साइज। उसने बना दी। मैंने कहा इनपुट लो। वो कहेगा इनपुट कैसे लेनी है? हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, इंटीजर बी को। अगर मैं 2 वेरिएबल्स बनाऊं बी और सी, इनपुट लेनी है तो कैसे लूंगा? सी इन बी एंड सी इन और सी। उसका मतलब अगर मेरे पास मेमोरी में 5 लोकेशंस हैं तो इनकी इनपुट लेने के लिए मुझे कितनी सी इन लिखनी पड़ेगी? 5। मैंने कहा कंपाइलर जाओ
एक इनपुट लेके आओ, लेकिन वो उसे सिंपली ये नहीं कह सकता कि ये कर दो, क्योंकि हाल ही एक है, हाल ही ये तो कुछ भी नहीं है। ए के अंदर क्या है? अरेज एंड साइज है। ए खुद एरे है, इसके अंदर क्या है? मेमोरी लोकेशंस। और कितनी लोकेशन है इसके अंदर? 5। आपने किस लोकेशन के लिए डाटा लेके आना है? कंपाइलर को तो नहीं पता, उसे बताना पड़ेगा। तो पहली दफा मैं इनपुट किसके लिए ले रहा हूँ? कौन सा इंडेक्स नंबर के लिए? 0 के लिए। 0। इसका मतलब है मुझे एक इनपुट लेनी पड़ेगी, 2, 3, 4 और कितनी इनपुट लेनी पड़ेगी? 5। 4। इसका मतलब है अगर मेरे नंबर ऑफ वेरिएबल्स दिखने में कम तो हो गए हैं, लेकिन मेरे पास सी इन स्टेटमेंट्स अभी भी n नंबर्स हैं। अगर मेरे पास n नंबर्स थे लाइक 5, तो मेरी सी इन स्टेटमेंट्स कितनी हैं? 5 है सर। 5n ही है ना, जितना n का साइज है, जितना array का साइज है। ये बात ठीक है? यस सर। तो फिर इसको मैं कैसे कम करूं? तो इसको कम करने का तरीका भी है, लेकिन हम एक काम करते हैं, हम सी इन को रोकते हैं। अगर मैंने बी और सी की इनपुट नहीं लेनी, अगर फिक्स करना है तो मैं फिक्स भी तो कर सकता हूँ। ये बात ठीक है? यस सर। अदर देन आप बी और सी की वैल्यू लें, आप उसे फिक्स वैल्यू खुद से भी तो साइन कर सकते हैं, कोई वैल्यू ज्यूम करके। तो हमने कहा चलो हम इनपुट नहीं लेते, हम इसको जो है वो इस तरह से फिक्स कर देते हैं। तो अगर मैंने अभी फिलहाल आपको एरे की इनपुट नहीं समझानी, तो मैंने कहा इस कोड को लो, कमेंट करो। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको खुद भी लिखवा सकते हैं, एग्जांपल डेटा। तो मैंने कहा ए के 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आ जाए? 90। ए के 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आ जाए? 80। ए के 2 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आ जाए? 65। इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आ जाए? 52। और ए के 4 इंडेक्स पे वैल्यू आ जाए? 66। उधर बैठा हुआ है? यस सर। उधर मैंने कोई गलती कर दी है? क्या गलती की है? बेटा बोल के बताओ कुछ। एरे का साइज क्या है? 5 आपने 6 कर दिए हैं। कितने एलिमेंट बना दिए हैं? आपने 6 बना दिए। 6 बना दिए हैं। एरे के साइज से बाहर तो 5 है। एरे के साइज से बाहर तो नहीं जा सकते। अगर एरे का साइज 5 है तो उसके वैलिड ट्रू इंडेक्सेस कौन कौन से हैं? 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। लेकिन ये 5 जो है ये एरे का इंडेक्स नहीं है। नहीं है, ये एरे के इंडेक्स से बाहर वाली कोई बात है। तो ये चीज अलाउड नहीं है। एरे के इंडेक्स से बाहर नहीं जा सकते। अगर मैंने इसको प्रिंट करवाना है तो ठीक है, मैं कहता हूं एरे को लो, 0 इंडेक्स को प्रिंट कर दो, 1 को प्रिंट कर दो, 2 को प्रिंट कर दो, 3 को प्रिंट कर दो। इस तरीके से एक सैंपल डाटा जो है वो हम एरे का प्रिंट कर सकते हैं। नो इफ आई रन द कोड, उसे कोई मसला नहीं है। सो उसने क्या किया? 90, 80, 55, 52 सारा कुछ प्रिंट कर दिया। यू कैन सी दिस ओवर हियर। So this is 90, then 80, then 65, and then 52। So इसका मतलब पहली बात कि हमें अपना काम करने के लिए अगर ज्यादा डाटा चाहिए, ज्यादा मेमोरी लोकेशंस चाहिए, तो बजाय कि आप यहाँ पे A, B, C, D, E, F, G, H ये वाले वेरिएबल्स बनाएं, ये बात अच्छी नहीं है। अगर ज्यादा मेमोरी लोकेशंस आपको चाहिए तो बजाय आप वेरिएबल ज्यादा बनाएं, आप सिंपली क्या बना लेंगे उसके लिए? अरेज एरे बना लेंगे। एरे का साइज 5 है, 50 है, 500 है, 5000 है, 50,000 है, 5 लाख है, इट डजंट मैटर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आपने एरे को हैंडल करना है, उसको एक्सेस करना है, तो कैसे करना है? उसके इंडेक्स नंबर के साथ, लोकेशन नंबर से, इंडेक्स नंबर से। तो इसका मतलब है एक मेमोरी लोकेशन के नेम के अंदर, एक नेम के अंदर मल्टीपल वैल्यूज बहरहाल आ सकती हैं। तो यहां तक कंपाइलर को कोई मसला नहीं है। बुक निकाल लें। जी बेटा, जी सर हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। आज
अच्छा, मुझे 2-4 मिनट दे दें, इसको क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, क्विकली सर एक रीड कर लें बुक को with me। क्विज भी हमारा उसामा लियाकत, सर एक मरियम, क्वेश्चन। मरियम बैठी हुई है? सर मैं पढ़ूं? बेटा पढ़ो प्लीज। आवाज नहीं आ रही। बेटा पढ़ो। The C language provides a capability that enables the user to design a set of similar data types called array. This chapter describes how arrays can be created and manipulated in C. ठीक We है, should note that in many C books and courses, arrays and pointers are taught separately. I feel it is worthwhile to deal with these topics together. This is because pointers and arrays are so closely related that discussing arrays without discussing pointers would make the discussion incomplete and इसका मतलब है कि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर बनता है एरेज के बाद कौन सा बनता है? pointers का. पॉइंटर्स का। चले आगे चले, ठीक है, In आगे चले। व्हाट आर एरेज? For understanding the arrays properly, let us consider the following program. वो क्या कर रहा है? उसने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर x, पहले वैल्यू क्या रखवाई उसके अंदर? 5. उसके बाद क्या कर दी? 10. 10 उसके बाद 10 कर दिया। प्रिंट करेगा तो x की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी या 10 होगी? 10 होगी, बिल्कुल ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर मुझे x के अंदर 5 भी चाहिए थी और 10 भी चाहिए थी तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। x के अंदर या 5 आएगी या 10 आएगी। 10 आएगी। पढ़े बचा। No doubt this program will print the value of x as 10. Why so? Because when a value 10 is assigned to x, the earlier value of x, example 5, is lost. Thus ordinary variables, the ones which we have used so far, are capable of holding only one value at a time, as in the above example. एक वैल्यू आती है। However, there are situations in which we would want to store more than one value at a time in a single variable. For example, suppose we wish to arrange the percentage marks obtained by 100 students in ascending order. In such a case, we have two options to store these marks in memory. अच्छा, वो कह रहा है यहाँ तो 100 वेरिएबल्स बना लो, जो कि बहुत मुश्किल तरीका है। यहाँ क्या बना लो? कंस्ट्रक्ट वन वेरिएबल, लेकिन वो सिंपल वेरिएबल नहीं है, बल्कि उसे क्या कहते हैं? एरेज। एरे को कहते हैं सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल। सबस्क्रिप्टेड एरे को, सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल को एरे ही कहते हैं, which is capable of storing or holding all the 100 values. तो आप एक वेरिएबल नेम के अंदर, लेकिन वो सिंपल वेरिएबल नहीं है बल्कि सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल है, जिसे हम एरे भी कहते हैं। और ये जो ब्रैकेट्स लगी हुई है ना, ये वाली, ये ब्रैकेट्स, ये क्या बना रही हैं? इसको सबस्क्रिप्ट, इसी का नाम सबस्क्रिप्ट है। हाल ही अगर ए लिखूंगा तो ये क्या बनेगा? एक वेरिएबल, लेकिन अगर ये लगा दूंगा तो ये क्या बन गई? सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल। अदरवाइज क्या कहेंगे उसको? अरे हम कहेंगे एरे कहेंगे, ठीक है। अब वो कहता है कि आपको एरे को बनाने के लिए आपके पास पहले डाटा टाइप कॉन्सेप्ट होना चाहिए। डाटा टाइप कॉन्सेप्ट है आपके पास। अ सिंपल प्रोग्राम, यहाँ पे वो क्या कर रहा है? एक एरे बना रहा है, कितने साइज की? 30 मार्क्स। 30 मार्क्स की। फिर अब वो एरे के ऑपरेशन शुरू कर रहा है, वो एरे को बना के चला रहा है कि एरे को कैसे आपने इनपुट लेना है और आउटपुट देना है। एरे डिक्लेरेशन पे आ गया। प्लीज कंटिन्यू यहाँ बेटा। To begin, likes variables, an array needs to be declared so that the compiler will know what kind of an array and how large an array we want. In our program, we have done this with the statement. So ये बता रहा है, लेक्चर को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, आपका नेक्स्ट लेक्चर शुरू हो जाएगा। वो यहाँ पे ये समझा रहा है कि ये हमने एरे की डिक्लेरेशन की है, हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात की थी, याद है आपको? ये लाइन जो है ये क्या है? ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है, BCD। और ये लाइन क्या है? सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल या एरे डिक्लेरेशन है। तो जब एरे डिक्लेयर करते हैं तो उसका साइज बताना मस्ट है, आप खाली इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। सो बहरहाल वो एरे के एलिमेंट की बात कर रहा है, उसको एक्सेस कैसे करना है? एक्सेस करने के लिए उसकी लोकेशन नंबर की बात करेगा। यहाँ पे लिखा होगा द नंबर स्पेसिफाइड द एलिमेंट पोजीशन। इसको हम नेक्स्ट टाइम दोबारा से डिस्कस करेंगे, एरे को लेके डाटा कैसे आता है और डाटा इसके अंदर कैसे
हम एंटर करते हैं. So we were starting somehow with the arrays chapter. So in today's lecture we will discuss about the example pattern printing, and we discussed initially about the arrays basic. Next time इसको हम ठीक है बच्चों, याद रखो सर